हेलो एवरीवन। आज हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द डिफरेंट सेक्टर्स। ये बोर्ड के हिसाब से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इसमें 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में से आपके पास एक क्वेश्चन आता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट यू मीन बाय सेक्टर्स। जो हमारी इकोनॉमी है ना बेटा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क पीपल डू। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मेन तरह के सेक्टर्स हैं, दैट इज़ फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो सबसे पहले आपका सेक्टर है वो किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो आप पे और प्रॉफिट के लिए करते हो। ठीक है, इसके हिसाब से आपके 3 सेक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से, हमने कहा हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जो सेक्टर होता है बेटा, ये दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर से ये वाली जो चीज़ें हम नेचर से लेके करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पता है ना आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पे और प्रॉफिट के लिए होती है, जो मुनाफा कमाने के लिए होती है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम कहें आप कोई भी एग्रीकल्चर में कॉटन ग्रो कर रहे हो, राइस, व्हीट, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेनफॉल के ऊपर, सनशाइन के ऊपर, मौसम के ऊपर। तो जो आपको कॉटन मिल रही है या राइस, व्हीट, जो कुछ भी मिलेगा वो सब क्या है? आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से अगर आप डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द एनिमल्स एंड द फॉडर दे ईट, इट इज़ अगेन नेचुरल। इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बेटा इसलिए कहते हैं बिकॉज it forms the base for all the other activities which are subsequently undertaken. सबसे पहले हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद हम और एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड होते हैं। इसमें जो इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है। वाई? बिकॉज इसमें एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्योंकि ये सब भी नेचर के थ्रू होती है, तो ये भी दे आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर है, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ जो कि फॉर्म चेंज करते हैं चीज़ों की, और ये कहाँ से लेते हैं? प्राइमरी सेक्टर से, थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें ज़्यादातर क्या इन्वॉल्व होती हैं? इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री, वर्कशॉप या घर पे भी हो सकती है। जैसे अगर हमने कॉटन अभी एग्रीकल्चर में ग्रो किया था, अब उससे हम धागा बनाए और उससे कपड़ा बनाए, जैसे कि हमने इस पिक्चर में भी देखा है, ये देखो, है ना। तो दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। इसके अलावा अगर हम व्हाट वी आर यूजिंग, शुगर केन। शुगर केन नेचुरल प्रोडक्ट है, अब हमने इससे चीनी या फिर गुड़ बना दिया, तो इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। इसी तरह से हमने अर्थ, सॉइल से क्या बना दी? ब्रिक्स बना दी। तो ये घर वगैरह बनाने के लिए, ये भी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है। ठीक है, अब अगर क्योंकि इसमें हम क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। द थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर है बेटा, ये हमें कुछ सामान नहीं देता, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे किसान ने क्या उगाया? गेहूँ चावल उगाया। अब वो फैक्ट्री में जाना है, उससे प्रोसेसिंग होनी है, उसका आटा बनना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो आपस में बात करेंगे तो उन्हें कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स, ट्रेन्स वगैरह चाहिए, शॉप्स चाहिए, स्टोरेज चाहिए, आपको अपना सामान स्टोर करना है, आपको पैसे के लिए बैंकिंग चाहिए, तो ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर सर्विसेज हैं, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। लेकिन ये जो कुछ सर्विसेज अभी हमने डिस्कस करी है, डायरेक्टली हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन इसके अलावा जैसे आप स्कूल जाते हो, है ना, डॉक्टर के पास जाते हो, तो ये जो
आपको अगर अकाउंटिंग वर्क्स चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये प्राइमरी सेकेंडरी के डायरेक्टली डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन ये भी किसका हिस्सा है, सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है, टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। तो सबसे पहले अगर हम करें व्हाट आर द डिफरेंसेस या बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, आपके पास ये बोर्ड में भी आया हुआ है, आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में भी आता है। तो मीनिंग क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, दैट इज uses natural resources directly to produce goods, is exploit the natural resources. और secondary sector क्या है, it processes the raw material into finished goods through the ways of manufacturing. और tertiary sector क्या है, it provides aid and support for the development of primary and secondary sector. इनके examples, agriculture, fishing, mining, forestry is the example of primary sector activities. Manufacturing, construction, food processing, ये सब किसका है, secondary sector. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हेल्थ केयर, आईटी, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, टर्शरी सेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें अगर हम कहें ये एक्सट्रैक्टिव है, ये इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, मेनली डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, इस जो कि फैक्ट्रीज में होती है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड है, इसको इसीलिए सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए बेस फॉर्म करता है। ये एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, गन्ना सस्ता है, चीनी महंगी है, ठीक है, मिट्टी की उतनी कीमत नहीं है जितनी ब्रिक्स की है, तो ये उनकी वैल्यू को ऐड करता है रॉ मटेरियल की, ठीक है। एंड इट फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो ये दोनों अलग टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये इनके डिफरेंसेस थे। अगर हम ये एक क्वेश्चन इसमें है कि हमें इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को क्यों कंपेयर करना है, पहली बात सो दैट वी कैन मेजर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ईच सेक्टर टू द इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज़ या फिर जीडीपी ऑफ द कंट्री, कि कौन सा सेक्टर हमारी जो टोटल जीडीपी है उसको कितना ऐड कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, कि किस सेक्टर में ज़्यादा लोग बाग एम्प्लॉयड है, ठीक है। टू प्लान डेवलपमेंट पॉलिसीज़, कि अगर कोई सेक्टर में पता है ये बैकवर्ड है तो गवर्नमेंट उसके डेवलपमेंट के लिए क्या बना सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है, उसे उन्हें हमें पता चलेगा ये वाला सेक्टर अभी पिछड़ा हुआ है, इसके लिए हमें और वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, मतलब तीनों सेक्टर्स इक्वली ग्रो होने चाहिए। तो इस वजह से ये तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, टू ट्रैक द हिस्टोरिकल चेंजेस, कि एक्चुअली हम किस पार्ट हिस्टोरिकल चेंज, मतलब कि किस वाले लेवल पर है, हम डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, या फिर हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, या फिर हम डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में ज़्यादा लोग बाग काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि हम डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में हिस्टोरिकल चेंजेस को। तो दैट वाज वी वर डिस्कसिंग कि इन सेक्टर्स को कंपेयर करना ज़रूरी क्यों है। अब हमने जब कंपेयर करने की बात सोच ली, तो अब हम इन्हें कंपेयर कैसे करें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम हर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर में गेहूँ चावल उग रहा है, टर्शरी सेक्टर में कार बन रही है, शुगर केन बन रही है, शुगर बन रहा है, और जो टर्शरी सेक्टर वो सर्विसेज दे रहा है, तो हम काउंट करेंगे कि भाई कितनी गेहूँ हुई, कितना चावल हुआ, कितनी कार बनी, तो कितनी पेन पेंसिल्स बनी। तो उनको कंपेयर नहीं कर सकते, हम सर्विसेज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू देखनी पड़ती है। तो तीनों सेक्टर्स की चीज़ें जो बनी हैं उनकी हम मॉनेटरी वैल्यूज़ को निकालेंगे, तब हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। और हम मॉनेटरी वैल्यू में भी हम ये देखेंगे, सिर्फ हम फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करें, एक ही चीज़ को हम 2-2, 3-3 बार ना ऐड कर दें जीडीपी में, तो हमें डबल काउंटिंग को भी अवॉइड करना है, ठीक है। और हम कैलकुलेट करेंगे सेक्टर वाइज प्रोडक्शन की, कौन सा सेक्टर हमारी जीडीपी को ज़्यादा ऐड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं जीडीपी, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चीज़ों की वैल्यू को देखना पड़ता है। वी हैव टू, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा,
we cannot count the things but we have to take the value of the things produced in each sector. तो वो कह रहे हैं जैसे अलग अलग सेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं, कहीं पे वीट बन रहा है, कहीं पे क्लॉथ बन रहा है, कहीं पे कार्स बन रही हैं, कहीं पे बैंकिंग सर्विसेज हैं. तो अगर हम वी कैनॉट सिंपली ऐड देम इन द नंबर्स कि 100 kg वीट है, 500 शर्ट्स है, 200 कार्ड्स है, इट डजंट मेक एनी सेंस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू को लेना पड़ेगा कि 1000 जो kg वीट है वो 20 kg का है, 20 रुपीज़ पर kg है, तो हमने उसकी वैल्यू ले ली, क्लॉथ की वैल्यू ले ली, बैंकिंग की एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली. इनको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी को निकाल सकते हैं. तो हमें हमेशा क्या लेनी पड़ती है, मॉनेटरी वैल्यू. लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक ही चीज़ की वैल्यू को 2-3 बार ना काउंट करें. वी हैव टू अवॉइड डबल काउंटिंग. तो हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया है, जैसे सपोज करो एक जो फार्मर है उसने वीट ग्रो की, ठीक है, तो वो वीट जो उसने ग्रो की है उससे आटा भी बन सकता है और उससे बिस्किट्स भी बन सकते हैं, है ना. तो अब पहले उसका आटा बनेगा, उसके बाद उसके बिस्किट्स बनेंगे, है कि नहीं. तो जो आटा डायरेक्टली कंज्यूमर को जा रहा है वो तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल गुड. लेकिन जो आटा बिस्किट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है उसमें वो शुगर ऑयल वगैरह ऐड करके जो बिस्किट है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगा. तो जो बिस्किट है उसमें आटे की वैल्यू ऑलरेडी एडिड होगी. तो अगर हमने पहले भी आटे की वैल्यू ऐड की और बिस्किट में भी आटे की वैल्यू को ऐड किया तो हम आटे की वैल्यू को 2 बार ऐड कर दे रहे हैं. इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सिर्फ हम उनकी वैल्यू को जीडीपी में ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एक ही चीज़ की वैल्यू को 2 बार ना ऐड करें. मतलब वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. मतलब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. उनकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें वैल्यू ऐड होती है, फिर फाइनल गुड्स बनते हैं. और जो ये फाइनल गुड्स है दे आर रेडी फॉर द कंजप्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, ठीक है, उससे हमने प्रोसेसिंग करके स्वीट्स बनाई और उसे कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, तो इसमें मिल्क क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया. लेकिन अगर दूध डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा. अब ये हम बात करें, अब ये इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के डिफरेंसेस आपकी बुक में गिवन है, तो इनका क्या डिफरेंस है. मीनिंग अगर हम बात करें, गुड्स दैट आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन बाय कंज्यूमर or for investment, they are known as final goods, and goods used as input for the production of final goods are called intermediate goods. वो intermediate goods है, ठीक है. परचेज फॉर कंजप्शन, फाइनल गुड्स डायरेक्टली कंजप्शन के लिए होता है, जैसे किसी को जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, ये रीसेल के लिए होते हैं, ठीक है. जैसे मिल्क खरीदा, उसने उससे मिठाई बनाई और आगे बेच दी, ठीक है. तो किसकी वैल्यू ऐड होगी जीडीपी में, सिर्फ आपकी फाइनल गुड्स की. जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू ऐड नहीं होती. एग्जाम्पल है, जैसे कार खरीदी एक फैमिली ने, ब्रेड खरीदी खाने के लिए, कंप्यूटर खरीदा, ये फाइनल गुड्स है. लेकिन जो आटा बेकरी वाले ने बिस्किट बनाने के लिए खरीदा है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि ये वाले आटे की वैल्यू नहीं ऐड होगी, बिस्किट की वैल्यू ऐड होगी जीडीपी में. वुड से कारपेंटर क्या बनाएगा, चेयर बनाएगा या टेबल बनाएगा, विंडोज़ कुछ भी बना सकता है. तो जो ये वुड है वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है. उसमें कारपेंटर वैल्यू ऐड करके उससे फिनिश गुड्स बनाएगा, उनकी वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी. समझ में आ गया ना. अब हम क्या कह रहे हैं, कैलकुलेटिंग सेक्टर वाइज प्रोडक्शन. तो अगर हम सेक्टर वाइज प्रोडक्शन हमें कैलकुलेट करनी है तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए भी हमें इन चीज़ों की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं. जैसे फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ये प्राइमरी सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग है, टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज हैं. तो हम हर सेक्टर की टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें उस सेक्टर की, और तीनों की ऐड करेंगे तो हमें अपने देश की जीडीपी मिल जाएगी, ठीक है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द सेक्टर्स विद इन द कंट्री. मतलब जो तीनों सेक्टर्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसको हम जीडीपी कहते हैं. That is GDP is the total value of all final goods and services produced within a country in a single year. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय समिंग अप द टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द
3 इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, तीनों में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है उन तीनों को हम ऐड कर देंगे, या सर्विसेज, सामान और सर्विसेज को ऐड करेंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। तो जीडीपी क्या करता है, आपकी जो कंट्री की इकॉनमी है उसके बारे में हमें पता चलता है। और कौन मेजर करता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, लेकिन इसके लिए वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट्स की हेल्प लेती है, ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट, अब ये मैंने तुम्हें बता रही थी कि हिस्टोरिकल चेंजेस, कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी। किसी भी देश में बेटा इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर नेक्स्ट 100 ईयर्स में सेकेंडरी, और लास्ट जब वो कंट्री डेवलप्ड हो जाती है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो टर्शरी सेक्टर है वो आपकी टोटल प्रोडक्शन और टोटल एम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा ऐड करना चाहिए। मेन दो चीज़ों के बेसिस पे देखते हैं, टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं, जो प्राइमरी सेक्टर है ना, किसी भी देश के अर्ली स्टेजेस में प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पास MCQs में भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, कि प्राइमरी सेक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। फिर इसमें इफ़ वी टॉक अबाउट, लोग बाग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और यही सेक्टर सबसे ज़्यादा किसको ऐड करता है, टोटल प्रोडक्शन और टोटल एम्प्लॉयमेंट को। और इस तरह की जो कंट्रीज़ अगर अब हैं तो दे विल बी रिगार्डेड एज अंडर डेवलप्ड, जिसमें टोटल प्रोडक्शन और टोटल एम्प्लॉयमेंट को कौन सा सेक्टर ऐड कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर ऐड कर रहा है, उनको हम क्या कहेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहेंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं लाइक आर्ट्स, धीरे धीरे जो नेक्स्ट स्टेज होता है प्राइमरी के बाद, अगले 100 सालों में सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन और टोटल एम्प्लॉयमेंट को ऐड करेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को ऐड करेगा, तो ये डेवलपिंग कंट्री हो जाएगी। लेकिन जब एक कंट्री डेवलप्ड हो जाती है तो उसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट और टोटल प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा कौन ऐड करता है, टर्शरी सेक्टर ऐड करता है, ठीक है। विच सेक्टर विल बी एडिंग, टर्शरी सेक्टर विल बी एडिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सबसे डोमिनेंट हो जाएगा, ये आपकी टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा ऐड करेगा, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। तो अगर हम कहें इंडिया में टोटल एम्प्लॉयमेंट को तो टर्शरी सेक्टर ऐड कर रहा है, वो सॉरी टोटल प्रोडक्शन को तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ऐड कर रहा है, लेकिन टोटल एम्प्लॉयमेंट को अभी भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ऐड कर रहा है। और जिस दिन ये शिफ्ट हो जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर देगा, उस दिन इंडिया क्या हो जाएगी, एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे लाइक जो जनरल पैटर्न है, ये किसी भी देश में, मैंने पहले भी बताया था, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, किसी भी देश में। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसको सबसे ज़्यादा कौन ऐड कर रहा है, टर्शरी सेक्टर ऐड कर रहा है। आपके बुक में ना आप GV, ये दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, वो अब है जीडीपी की जगह, जो आपके ग्राफ्स बने हुए हैं उसमें ये चेंज आया है। ये वाला क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर आप कैसे कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये सेक्टर आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, कोर्ट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब किसका हिस्सा है, टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। और ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विसेज को प्रोवाइड करना। तो बिकॉज टर्शरी सेक्टर आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये इंडिया में और प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ बिकमिंग, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेकेंडली, अब हम बात करें ये किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप करेगा ना, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर डेवलप करेगा। क्यों, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रेड चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो ये सब सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है ना। इसके अलावा थर्डली, जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है ना, तो फिर वो क्या करने लगते हैं, और ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं घूमने पर, खाने पीने पर, हॉस्पिटल्स पे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, तो इन सब पे खर्च करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर बड़े शहरों में होता है, गांव में लोग बाग सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता।
तो थर्ड पॉइंट आपके लिखेंगे एज द इनकम लेवल ऑफ द पीपल इंक्रीजेज दे डिमांड मोर ऑफ द सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म एंड ऑल दीज. ठीक है ना. नाउ फोर्थली इफ वी टॉक अबाउट नॉट ओनली दिस, जो आईटी सेक्टर है वो भी किसका हिस्सा है, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है वो भी किसका हिस्सा बनता जा रहा है, टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है. ये नई सर्विसेज है और आजकल सब लोग इसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं. तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, और जीडीपी को भी ऐड करता है, ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है. तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जबकि ये 4 पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है. लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी या ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ये आप लिख सकते हो. ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स. ना इसके अलावा हम ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम्स में ज़्यादा आता है कि जो ये सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर है ये एक जैसा ग्रो नहीं कर रहा है, इनइक्वली ग्रो कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर हम कहें अलग अलग जो टर्शरी सेक्टर है इसमें भी अलग अलग तरह के काम है ना. लेकिन कुछ लोग तो स्किल्ड और एजुकेटेड है, कुछ लोग अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड है. ऑब्वियसली हम कहते हैं पैसे किसके हिसाब से मिलते हैं, स्किल और एजुकेशन. आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं. लेकिन टर्शरी सेक्टर में कुछ लोग अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड भी हैं तो उन्हें ऑब्वियसली कम पैसे मिलेंगे. ठीक है. लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एंजॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, एंड एट द अदर एंड जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स है वो क्या है, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं. सॉरी, वो क्या है, शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं. तो यहाँ पे इनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती. तो वो यहाँ काम क्यों करें, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे काम करें. इसीलिए ओनली अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस. सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रो नहीं कर रहा है, सिर्फ ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ ग्रोइंग. ठीक है. तो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. तो हम क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारी जी यहाँ पे गलती से पी लिखा हुआ है बेटा, इट इज़ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है. और एम्प्लॉयमेंट, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो जो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को ऐड कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन को नहीं. टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन को ऐड कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट को नहीं. ठीक है. अभी भी ज़्यादातर लोग किस में एम्प्लॉयड हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग क्यों एम्प्लॉयड है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर अभी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए हैं. अभी भी द पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर ओनली. ठीक है. तो इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना निकल गया है, दे हैव गिवन, ये आपकी बुक में गिवन है कि 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है. सेम है टर्शरी सेक्टर में 14 टाइम्स अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है तो जो एम्प्लॉयमेंट है इट इज़ इंक्रीज ओनली बाय 5 टाइम्स. ठीक है. इट इज़ सेकेंडरी सेक्टर में 9:3 है और टर्शरी सेक्टर में 14:5 है. ये क्या है, आपकी टोटल प्रोडक्शन और ये है टोटल एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब अभी भी ज़्यादातर लोग बाग किस में एम्प्लॉयड हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में. और वहाँ पे वो किस तरह से एम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है. और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. और ये ध्यान रखना, ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जगह आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन अंडर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आता है. तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स द पीपल दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट. ये क्या हुआ भाई, दिख रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं. काम करने का मतलब होता है कि आपको किसको ऐड करना है, प्रोडक्टिविटी को ऐड करना है. लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी को ऐड नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो आप क्या हो, और काम कर रहे हो लेकिन आप प्रोडक्टिविटी को उतना नहीं ऐड करो जितना आपका पोटेंशियल है, तो आपको क्या माना जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. जैसे सपोज करो कि जो एक खेत है, एक खेत पे 8 लोग काम कर रहे हैं तो वो 1000 किलो गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं. और अगर उसमें से 3 को हटा दिया जाए, बचे 5, तो 5 भी क्या करें, 1000 किलो प्रोड्यूस करें. तो प्रोडक्टिविटी तो कम नहीं हुई ना, प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही है. इसका मतलब ये जो 3 लोग ये प्रोडक्टिविटी को ऐड ही नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा. तो हम क्या कह रहे हैं, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज्ड हैं.
ठीक है, और जबकि वो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड को सिर्फ 1/6 ऐड कर रहा है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। समझ में आ रहा है, आधे से ज़्यादा और 1/6, सी टू द डिफरेंस। सो इट मीन्स दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, वो लग रहे हैं काम करते हुए लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं। सेक्टरल कंट्रास्ट का दिस मीन्स वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड प्रोड्यूस इन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, प्रोड्यूस द रिमेनिंग आउटपुट वाइल एम्प्लॉइंग लेस देन हाफ ऑफ द वर्कर्स। उसमें आधे से कम वर्कर्स हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू मैनी पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर मोर देन रिक्वायर्ड। इफ सम लीव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट रिड्यूस। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि जो लक्ष्मी है उसके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स है उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी द फैमिली, और अगर वो कहीं और काम करेंगे तो उससे इनफैक्ट फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। सो व्हाट आर implications that lakhs of farmers face similar situation in India? Shifting some workers from agriculture to the other sectors will increase the income of that family as well as the national income of the country, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ये और सेक्टर्स में भी हो सकती है। जैसे कि अगर जो कैजुअल लेबर्स हैं, पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, रिपेयर पर्सनल्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कार्ट पुलर्स हैं, तो ये भी अपनी जितनी इनकी पोटेंशियल है उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं काम करते हुए लेकिन एक्चुअली ये उतना प्रोडक्टिविटी को ऐड नहीं करे, ये उससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल से। बेचारा एक जो स्ट्रीट वेंडर है वो पूरा दिन स्ट्रीट्स पे घूम रहा है, चिल्ला रहा है, सामान बेचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं कमा पा रहा। हो सकता है उसकी बिक्री उस दिन उतनी ना हो, है ना, तो अपने पोटेंशियल से कम कमा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेफर टू एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। और आपके पास अंडर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर इज लैक ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कहाँ जाएं? जहाँ है बेचारे वही काम करें। अगर कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो शिफ्ट करेंगे ना। इसके अलावा इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल आर वर्किंग बट नॉट टू देयर फुल पोटेंशियल। Moving surplus workers to the other jobs can raise income without lowering the productivity. अब क्या करें? ये वाला क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत सारी तरह के आता है कि आप एक गांव के सरपंच हो तो क्या करोगे वहाँ पे जॉब्स को इंक्रीज करने के लिए, है ना, क्योंकि गांव में लोग बाग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। अगर वो वहीं रह के और काम करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी। सो क्या कर सकते हैं, उस गांव में न्यू डैम्स और कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो कैनाल्स और डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो किसानों को इरिगेशन के लिए पानी भी मिलेगा, और जब डैम कंस्ट्रक्ट होगा सालों तक लोगों को वहाँ पे काम भी मिलेगा, और उसके बाद उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी जॉब्स के लिए लोग चाहिए होंगे। और फिर उसके बाद जब लोगों की पैदावार बड़ी ज़्यादा बढ़ेगी इरिगेशन की वजह से, तो अपना सामान शहर में बेचना चाहेंगे, तो फिर उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होगी? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, रोड्स चाहिए होंगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और फार्मर्स को फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा जब उनकी कमाई और बढ़ेगी तो वो चाहेंगे और बेटर बीज ले और बेटर फर्टिलाइजर्स ले, तो किसानों को क्या चाहिए होगा? गांव में बैंक्स चाहिए होंगे। तो अगर हम बैंक स्टैब्लिश करेंगे तो इससे किसानों को चीप क्रेडिट भी मिलेगा और उस गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हो, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हो, लाइक दाल मिल्स, अरहर या चिकपी मिल्स को। तो इससे क्या होगा? दाल मिल्स वगैरह स्टैब्लिश होंगी रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में। जो जैसे दालें वगैरह उगती हैं साबुत होती हैं तो उनको हाफ धुली दाल बना देते हैं या फिर लाइक हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये दाल मिल्स में होता है। तो इस तरह की मिल्स वहाँ पे सेटअप करेंगे तो जॉब्स भी मिलेंगी और इसके साथ साथ फार्मर्स का भी फ़ायदा होगा। ये देखिए दाल मिल है। फिर इसके अलावा नॉट ओनली दिस, आप कोल्ड स्टोरेज भी सेटअप कर सकते हो। जैसे जो किसान है अपना सामान कोल्ड स्टोरेजेस में रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये जॉब्स भी क्रिएट करेगा और फार्मर्स को भी हेल्प करेगा,
ठीक है ना। इसके अलावा व्हाट कैन बी डन, जो अगर गांव है वहाँ पे आसपास का फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर्स भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप जाते हो ऑन रोड, आप देखते होंगे कि खेतों में बॉक्सेस रखे रहते हैं वुडन, काफ़ी सारे, तो वो किस लिए होते हैं? वो हनी कलेक्शन सेंटर्स ही होते हैं। मतलब हनी कलेक्ट करते हैं वहाँ पे, हनी बीज को वो पालते हैं, फिर वो वहाँ पर क्या बना देती है? हनी बनाती है। तो इसके साथ हनी कलेक्शन सेंटर्स कैन बी सेटअप। इसके अलावा जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग हो सकती है, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, टोमेटोज, लाइक सॉस बन गया, अचार बन गया, जूसेस बन गए, तो ये सारी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो इससे जॉब्स भी मिलेंगी और फार्मर्स की भी हेल्प होगी। इसके अलावा आप ये क्या कर सकते हो, यही अभी मैंने बताया था कि यू कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन दोज रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। लेकिन इसके अलावा इनडायरेक्टली ऑल्सो मोर जॉब्स भी क्रिएटेड इन द एजुकेशनल सेक्टर। 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन पहले बोलते थे, अब उसको नीति आयोग कहते हैं। नॉट ओनली दिस, हेल्थ केयर सर्विसेज भी, अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल सेटअप करें, तो उसमें हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस चाहिए होगा, तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। नॉट ओनली दिस, जो रीजनल क्राफ्ट्स हैं उस एरियाज़ के, उनको डेवलप कर सकते हैं, आईटी सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं, टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। तो इससे 35 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं और नीति आयोग के हिसाब से। ठीक है। फिर अब ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए तो टाइम चाहिए, है कि नहीं? आप टूरिज्म को डेवलप करना है, बैंक सेटअप करने हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, डैम्स बनानी है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन अगर हमें जल्दी से उन लोगों को हेल्प करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लॉन्च कर सकती है, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइट टू वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, राइट टू वर्क भी बोलते हैं इसको। ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट इनिशियली शुरू किया था, अब तो वुमेन के लिए भी शुरू कर रही है गवर्नमेंट। इट वॉज स्टार्टेड इन 2025। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं। इसमें 100 डेज ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलती है एक फैमिली को। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट 15 डेज तक आपको जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाती तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लैंड इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। इसमें वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो ये भी आपको छोटे मार्क्स के लिए, जैसे 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या फिर MCQs के लिए वाला क्वेश्चन आ सकता है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना कि MG नरेगा को राइट टू वर्क कहते हैं या राइट टू वर्क को MG नरेगा कहते हैं। दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, डिटेल में मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन फिर लाइक वी हैव टू कवर अप फास्ट। ये सारा अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से था। अब हम डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से। हमने शुरू में किया था ये एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो ये वो एंटरप्राइजेस है जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, मतलब आपको पूरे साल के लिए काम मिलता है, एश्योर्ड वर्क मिलता है, और ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है या मिनिमम वेजेस एक्ट है या पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, जॉब्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। नॉट ओनली ये, देखिए ये सारी चीज़ें, पेड लीव्स मिलेंगी, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब कुछ वो फॉलो करेंगे। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं जो वर्कर्स हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी होती है, ये नहीं है कि उन्हें हटा देंगे, परमानेंट जॉब्स होती हैं उनकी। ठीक है, बिना किसी रीज़न के निकाल नहीं सकते। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं और अगर वो ओवर टाइम पे काम करेंगे तो उसके लिए उन्हें अलग से पैसे मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा उनको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव्स मिलती हैं, मतलब वो छुट्टी, काम के दिनों में भी छुट्टी लेंगे। कुछ एक सर्टेन नंबर होता है, जैसे टीचर्स के पास 12 to 14 होती हैं, तो उसमें अगर हम वो छुट्टी लेते हैं तो उसके हमारे पैसे नहीं कटते। ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुटी मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनको मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर, या फिर जैसे अब मैंने ये दिखाया पिक्चर में, अब ये देखो इन्होंने क्या पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा है ना, क्योंकि वो हेलमेट की रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी मेजर्स है, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये सिर्फ कहाँ होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ये बहुत ही ईजी है बेटा, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आंसर है।
आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है ये। एक बार तो मैंने देखा था 2 बार आ गया था ये, 3 में भी और 5 में भी। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डिफरेंसेस, ठीक है, या फिर किसी एक के बारे में। ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा। आपको डिफरेंसेस ज़रूर आने चाहिए 5 नंबर के। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो जस्ट ऑपोजिट है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, हम ये पढ़ रहे हैं वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से। तो ये कौन से सेक्टर? दीज आर द स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच लाई आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। लो पेड जॉब्स होती हैं और रेगुलर भी नहीं होती। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ओवर टाइम नहीं मिलता, पेड लीव्स नहीं मिलती, हॉलीडेज नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। जॉब सिक्योर नहीं है आपकी, ठीक है, बिना किसी रीज़न के जब उनका मन करेगा आपको निकाल देंगे। जैसे और कौन लोग ज़्यादातर इसमें, अगर हम कहें इसमें आएगा, जैसे जो एग्रीकल्चर वगैरह में इंटरेस्ट है, रिपेयर पर्सनल हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, वो ज़्यादातर किस में काम कर रहे होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मैं यहाँ कहना चाहूँगी बेटा कि अगर आपके पास सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आता है तब ज़रूर लिखो कि लो पेड है और ये लोग काम कर रहे हैं। लाइक एग्रीकल्चर, डेली वेज वर्कर्स, रिपेयर पर्सनल, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन जब डिफरेंसेस आए ना आपके पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के, तब एग्जाम्पल्स मत देना। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और ये भी मत लिखना कि उसमें हाई पेड जॉब्स है ऑर्गेनाइज में और इसमें लो पेड जॉब्स हैं। ज़रूरी नहीं, ऑर्गेनाइज में लो पेड भी हो सकता है, समझ में आया? लेकिन अनऑर्गेनाइज में फॉर श्योर लो पेड ही होगा। डोंट गिव दिस एज अ डिफरेंस, ठीक है। अब आपके पास एक तो इनके डिफरेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिफरेंसेस है मैंने आपको इसमें लिखते हैं वापस से। रेगुलर फिक्स्ड, इरेगुलर जॉब्स, नॉट फिक्स सैलरी, जॉब सिक्योरिटीज़ देयर, नो जॉब सिक्योरिटीज़, फिक्स वर्किंग आवर्स, पेड लीव्स, हॉलीडेज, नो पेड सोशल सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट है, ये नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे आपके पास पता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक बंदा एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, तो वो वर्किंग कंडीशन के हिसाब से कौन से सेक्टर में काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। तो बच्चे क्या लिख देते हैं? प्राइमरी सेक्टर। भाई वो वर्किंग कंडीशन के हिसाब से पूछा है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड आएगा। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या करना चाहिए जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए सरकार को, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये गांव की बात करते हैं तो उसमें जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, आर्टिशंस, वीवर, ब्लैकस्मिथ्स, ये सब काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अर्बन एरियाज़ में 80% जो ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। अगर हम बात करें द फार्मर्स को, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन्हें सपोर्ट करने के लिए? उन्हें ये है कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये आपके पास आता है, सजेस्ट मेजर्स व्हाट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। इनको बचाने के लिए सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड कर सकती है। अब अर्बन एरियाज़ में कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, रैक पिकर्स हैं, ये सब लोग, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है, मार्केटिंग, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़, सब कुछ प्रोवाइड करके इनको हेल्प आउट कर सकती है। इसके अलावा जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एजुकेशन और स्किल नहीं है। तो गवर्नमेंट उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इन सबको बचाने के लिए लॉज बना सकते हैं। बेटा ये एक कॉमन चीज़ है जो आप किसी में भी लिख सकते हो, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड मेक लॉज, ठीक है। अब ये था ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमने एम्प्लॉयमेंट में किया था। अब ओनरशिप मतलब मालिक कौन है, इसके हिसाब से वी है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब ये ध्यान रखना, ये हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। आपकी बुक में अभी हम जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ करेंगे तो हम इंडस्ट्रीज़ की भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होता है हमें कि हम किस चीज़ के लिए रिलेटेड बात करें। तो सेक्टर्स की बात करें तो दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है? जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसमें गवर्नमेंट एसेट्स ओन करती है और वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है,
ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। और जो पब्लिक सेक्टर है इसमें कौन ओन करता है असेट्स और डिलीवरी ऑफ द, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज के लिए, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। ठीक है, ये किसके लिए वर्क करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। तो ये तीन डिफरेंसेस, इनके डिफरेंसेस की तरह भी लिख सकते हो आप, अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपके पास डिफरेंसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जो गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर देश की तरक्की के लिए कैसे हेल्प आउट करता है। बस कुछ नहीं लिखना है आपको, ये जो टर्शियरी सेक्टर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, 5 कोई भी लिख दी, 6-7 लिख दो, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, उन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो पब्लिक सेक्टर है वो देश की तरक्की में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो लेकिन फिर वो कहते हैं गवर्नमेंट को ही क्यों खर्च करना है इन चीज़ों पे। ठीक है, क्यों खर्च करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो ही लोगों को ये चीज़ें रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी बात, मे बी जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास उतना रुपया ना हो एक खर्च करने के लिए, जैसे डैम बनाने में लाखों करोड़ और अरबों रुपए लगते हैं, तो वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं हो सकते, तो उसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है जो अगर प्राइवेट सेक्टर दे भी तो उसका वो हाई चार्ज करे, खूब पैसा मांगे, तो फिर इसलिए ये सब किसको करना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट किस पे स्पेंड करती है, कौन सी फैसिलिटीज़ पे, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन थ्रू डैम्स, ये सब प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज को सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, बिजली महंगी बनती है लेकिन सरकार लोगों को सस्ता देती है। नहीं तो अगर जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उन्हें नहीं देगी तो उन्हें तो अपनी यूनिट्स बंद करनी पड़ जाएंगी, इससे सरकार को बिजली सस्ती देनी पड़ती है। फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करती है, एमएसपी अनाउंस करके, जब वो क्रॉप सो करने वाले होते उससे पहले वो उन्हें प्राइस बता देती कि इतने प्राइस पे सरकार खरीद लेगी, तो उन्हें एक ये होता है कि भाई दे नो दिस कि उनकी क्रॉप कैसी भी थोड़ी ख़राब भी होगी तो सरकार उतने प्राइसेस पे खरीद लेगी, उन्हें उनकी जो फसल है वो कम पैसे नहीं होने के उसके, चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्टिविटी हो। जैसे गेहूं और चावल इसीलिए तो किसान उगाने लगे, जैसे बहुत सारी सब्जियां जो बहुत सस्ती हो जाती है, फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं पूरी होती, क्योंकि जब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें गेहूं चावल सरकार एक फिक्स प्राइसेस पे खरीदती है, तो फार्मर्स को उसमें इनकम सिक्योरिटी हो जाती है, और फिर उनको खरीद के वो जो गरीब लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो इस तरह से गवर्नमेंट गरीब लोगों को भी हेल्प आउट करती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है कैसे करिए, सपोर्ट भी करती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को, बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अगर बेसिकली आपके पास है कि कौन सी 5 सर्विसेज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज़ बैंकिंग फैसिलिटीज़ देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, कम्युनिकेशन देती है, हेल्थ देती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डैम कंस्ट्रक्ट करके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इतनी सारी चीज़ें जो सरकार प्रोवाइड करती है जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। एक बार मैं लास्टली आपको मेन 4-5 क्वेश्चंस बता दूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के डिफरेंसेस आ जाते हैं। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगी रूरल एरियाज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंसेस, या पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में कैसे हेल्प आउट करता है। ठीक है, with this we finish up this chapter. If you like my video, please do like and share and subscribe to my channel. Bye for now.